अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हमारे पास क्या करते हैं, ये भी फेगोसाइट्स हैं। ठीक है, ये फेगोसाइटोसिस कराएंगे किन की, जो भी कोई माइक्रोब आएगा या फॉरेन बॉडीज़ आएंगी। ठीक है, न्यूट्रोफिल के पास सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं कि बनते कहाँ पर हैं। तो ये भी हमारे पास बोन मैरो में बनते हैं, और पॉइंट्स आप नोट करते जाए, मैं आपको लिखवाती जाती हूँ। सेकंड पॉइंट ये होता है कि न्यूट्रोफिल्स के पास जो होते हैं ना, इनको हम लोग ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स में ही आते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर होते हैं जो ग्रेन्यूल्स। अब जब स्टेनिंग करते हैं तो इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो पेल पिंक कलर के हमें नज़र आते हैं। ठीक है, अब हमें रीज़न बतानी है कि क्यों वो पिंक कलर के नज़र आते हैं। तो होता असल में ये है कि जो न्यूट्रोफिल के ग्रेन्यूल्स हैं वो पिंक नज़र आते हैं क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो लाइसोसोम्स ही हमें असल में ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं, और इनकी एंजाइम्स की वजह से हमें पिंक कलर नज़र आता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये करते क्या हैं। सबसे पहले ये इंजेस्ट करेंगे। ठीक है, इंजेस्ट कर लेंगे। इंजेस्ट करने के बाद ये उसको जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ वगैरह सारा कुछ करके मार देंगे। लेकिन न्यूट्रोफिल के पास ना ही तो एमएचसी प्रोटीन्स होती हैं, इसीलिए ना ही तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पे एक्ट करते हैं। मैक्रोफेज करते थे, लेकिन ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पे एक्ट नहीं करते। ठीक है, लेकिन न्यूट्रोफिल्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं ऑप्सोनिन के लिए, यानी C3b के लिए और IG के लिए रिसेप्टर्स, IgG के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। तो ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस होता है यहाँ पर कि अगर ऑप्सोनिन साथ बाइंड होंगी तो ये जल्दी सा माइक्रोब को इंजेस्ट कर लेंगे, लेकिन ये जो MHC वाला है ये यहाँ पर नहीं होता। अच्छा, अब न्यूट्रोफिल्स हमारे पास बड़े, इनके पास ना तेज़ इंजाइम्स होते हैं। ठीक है, वो इंजाइम्स अब हमारे पास ना, इसको न्यूट्रोफिल को एक नाम दिया जाता है 2 एज, इसके साथ लिखते हैं आपको याद रहेगा, 2 एज्ड स्वॉर्ड का। ठीक है, दो धारी तलवार। ऐसा क्यों कहा जाता है, एक इसका पॉजिटिव एज होता है। ठीक है, और एक इसका नेगेटिव एज। पॉजिटिव एज तो इसका ये है कि इसके ये माइक्रोब्स को फेगोसाइटोस करता है। इसके पास एंजाइम्स होते हैं जिसकी मदद से माइक्रोब्स को जो है वो क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। लेकिन नेगेटिव ये है कि जो इसके एंजाइम्स हैं वो टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी करा देते हैं, कि नॉर्मल हमारे टिश्यूज़ हैं उनको भी डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स खत्म हो गए। अब हम देखते हैं इओसिनोफिल और बेसोफिल्स। अच्छा जी, इओसिनोफिल्स भी हमारे पास, इनमें भी ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, इओसिनोफिल्स के पास भी ग्रेन्यूल्स होते हैं, और इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो किस कलर में नज़र आते हैं, रेड कलर में। रेड कलर में क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि इओसिनोफिल के पास होती है जी हमारे पास एक प्रोटीन होती है इओसिनोफिल के पास, जिसको कहते हैं मेजर बेसिक प्रोटीन। ठीक है, इसकी वजह से इनके ग्रेन्यूल्स का कलर क्या नज़र आ रहा है, रेड नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इओसिनोफिल की जो है वो नंबर कब इंक्रीज़ होता है ब्लड में। इओसिनोफिल का दो कंडीशंस में, एक तो पैरासिटिक इन्फेक्शन, जब कोई पैरासाइट्स आते हैं। ठीक है, पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं तब। सेकेंड थिंग, जब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दो वर्ड आपने कभी नहीं भूलने। इन दो कंडीशंस में हमारे पास इओसिनोफिल, जैसे न्यूट्रोफिल का याद है कि न्यूट्रोफिल हमेशा एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा हो जाता है, मैक्रोफेजेस जो है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। तो इसी तरह से इओसिनोफिल की ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है। अब हमारे पास पैरासिटिक इन्फेक्शन में ये क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पैरासिटिक इन्फेक्शन में जब इओसिनोफिल्स आते हैं तो मेजर बेसिक प्रोटीन यूज़ होती है। मेजर बेसिक प्रोटीन जो है वो पैरासाइट को किल करती है। इसके अलावा इनके पास और भी एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो लार्वा होते हैं ना, जैसे ये लार्वा है किसी पैरासाइट का, इस लार्वा पे ना कोटिंग हो जाती है IgE एंटीबॉडी की। तो जैसे इओसिनोफिल्स आते हैं वो अपने रिसेप्टर की मदद से इस IgE एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाते हैं। ये इओसिनोफिल बाइंड कर गया। अब जब वो बाइंड कर जाते हैं IgE के साथ, फिर वो अपने एंजाइम्स इस लार्वा पे रिलीज़ करते हैं और इस लार्वा की डिस्ट्रक्शन कराते हैं। तो ये प्रोसेस होता है पैरासिटिक इन्फेक्शन के केस में। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी इन्फेक्शन में देखा जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी में इओसिनोफिल को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इओसिनोफिल्स आके क्या करते हैं हमारे पास, अच्छा, इओसिनोफिल्स के पास ना हिस्टामिनेज होता है और अराइल सल्फाटेज, इस तरह के इनके पास जो है ना वो एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो वहाँ पे मीडिएटर्स है ना इन्फ्लेमेशन के, उसको ये डिस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे हिस्टामिन को या हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स वगैरह को डिस्ट्रक्ट करते हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी इनका रोल होता है इओसिनोफिल का। ठीक है, ये हमने देख लिया कि इओसिनोफिल का क्या रोल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगर आप लोगों को याद हो तो जब मैंने आपको हाइपर सेंसिटिविटी वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें हमने देखा था कि जो मैस्ट सेल से मैस्ट सेल से जब रिलीज़ हो रही थी ना मेडिएटर्स, उनमें से एक इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर भी रिलीज़ हुआ था। उसका काम था इओसिनोफिल को बुलाना। तो इओसिनोफिल को क्यों बुला रहा था, ताकि वो आकर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन अपना परफॉर्म करें। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ इओसिनोफिल के बारे में होगी। अब हमने जो लास्ट सेल्स देखने हैं वो हमारे पास बेसोफिल्स हैं। ठीक है, बेसोफिल्स और मैस्ट सेल तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, इसलिए उनको हम एक साथ पढ़ लेते हैं। अब जो बेसोफिल्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं, सबसे पहले हम ग्रेन्यूल्स की बात करते हैं ना हर सेल में। ये ग्रेन्यूल्स वाला पॉइंट आपने याद रखना है, MCQ पॉइंट है सारे। जब बेसोफिल में ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हमारे पास ब्लू स्टेन करते हैं, तो आप बी से भी याद रख सकते हो, बी से ब्लू, बी से बेसोफिल। ये ब्लू क्यों होते हैं, क्योंकि इनके ग्रेन्यूल्स नेगेटिव ग्रेन्यूल्स होते हैं, और जो मिथाइलिन ब्लू है वो नेगेटिव ग्रेन्यूल के साथ बाइंड कर जाती है, तो ब्लू हमें स्टेनिंग मिलती है। अब आ जाती है चीज़ कि बेसोफिल हमारे पास जो हैं
करते क्या है, बेसोफिल जो होते हैं ना, ये हमारे पास पहले आप ये देख लो कि जो बेसोफिल्स हैं वो और मैस्ट सेल तकरीबन एक जैसे होते हैं। बेसोफिल ब्लड में होते हैं, मैस्ट सेल टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन और दोनों की कॉम्पोजिशन तकरीबन एक ही जैसी होती है। ये ब्लड में होते हैं, ठीक है। होता कुछ है कि IgE एंटीबॉडी को ही अपने साथ अटैच कर लेते हैं, फिर जैसे ही कोई बाहर से एंटीजन आता है वो इस IgE एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है। जब वो इसके साथ बाइंड करता है तो हमारे पास ये जो सेल्स हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, और जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये क्या रिलीज़ करते हैं, ये मीडिएटर रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता नहीं कितनी दफ़ा हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, बार बार वही कुछ आ रहा है। अब जो मीडिएटर होते हैं उनमें से कुछ मीडिएटर प्री फॉर्म्ड होते हैं, जो पहले से तैयार शुदा होते हैं, जिनमें हमारे पास जैसे हिस्टामिन आ जाता है वो फ़ौरन से रिलीज़ कर दिए जाते हैं इमीडिएटली। कुछ होते हैं जो न्यूली जनरेटेड होते हैं, जिनको नया बनाया जाता है, जैसे ल्यूकोट्राइन वगैरह, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स वगैरह, ये थोड़ा टाइम लेते हैं रिलीज़ होने में। अब हमारे पास होता क्या है, ये वहाँ पर क्या करा देंगे, एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करा देंगे जो मीडिएटर होते हैं। अगर माइल्ड सा रिएक्शन देखा जाए तो माइल्ड सा रिएक्शन यूटिकेरिया, इचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, और अगर सवेयर किस्म का रिएक्शन देखा जाए तो हमने पढ़ा था हाइपरसेंसिटिविटी वाले चैप्टर में कि एनाफाइलैक्सिस हो जाती है सवेयर टाइप की, ठीक है, जिसमें शॉक वगैरह हो जाता है। तो ये हमारे पास हो गए मैस्ट सेल और बेसोफिल्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और वो यहाँ पर बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो बेसोफिल और मैस्ट सेल्स हैं वो साइटोकाइंस भी बनाते हैं। मतलब ये सारे मीडिएटर तो रिलीज़ किए, साथ तीसरी चीज़ ऐड कर लो, वो साइटोकाइंस भी बनाते हैं। और साइटोकाइंस क्या करते हैं, दूसरे इन्फ्लेमेटरी सेल्स को बुलाते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल वगैरह को, इन्फ्लेमेशन वाली साइड पर। यहाँ पर हमारे बेसोफिल कंप्लीट हुए। अब सिर्फ एक सेल हमारे पास रह गए हैं जो है नेचुरल किलर सेल्स। अच्छा, नेचुरल किलर सेल्स हम यहाँ से देख लेते हैं। नेचुरल किलर सेल के हमारे पास ना बड़े दो ही फंक्शन है। एक तो इन्होंने वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को और ट्यूमर सेल्स को किल करना है, दूसरा इन्होंने इंटरफ्यूरॉन गैमा बनानी है। इंटरफ्यूरॉन गैमा ने क्या करना है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करना है कि भाई बैक्टीरिया को किल करो। अब हमारे पास क्या होता है कि नेचुरल किलर सेल, इनको हम नेचुरल इसलिए कहते हैं क्योंकि ना ही तो ये अडॉप्ट करते हैं, ना ही इनके ऊपर कोई MHC1 MHC2 को रिकोगनाइज करने के लिए रिसेप्टर है, ना ही इनका ये होना है कि अगर एंटीजन आएगा तो ये इन्हांस हो जाएंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे, ना ही कोई मेमोरी सेल्स बनाते हैं। मतलब इस तरह का कोई काम नहीं करते, बस नेचुरल सेल्स हैं। जैसे ही इनको ये डिटेक्ट करेंगे कि भाई किसी सेल में मसला हो गया, पकड़ के उसको मार देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि डिटेक्ट करते कैसे हैं। हमने कहा कि ना ही MHC1 के लिए इनके पास कोई रिसेप्टर, ना ही MHC2 के लिए है, ना ही ये इनके पास कोई इस तरह के रिसेप्टर। तो किस तरह डिटेक्ट करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं फीचर ऑफ सेल डिसफंक्शन। मतलब किसी सेल को देखते हैं, जब इन्हें पता चलता है कि हाँ जी इस सेल के फंक्शन में कोई गड़बड़ हो गया तो उसको पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर इसने एग्जाम्पल दिए कि जैसे कुछ सेल्स होते हैं वो MHC1 प्रोटीन उनमें नहीं होती। हमने कहा था कि तकरीबन सारे ही न्यूक्लिएटेड सेल्स में MHC1 प्रोटीन होंगी, कुछ सेल्स होते हैं वो MHC1 प्रोटीन्स नहीं होती उनके पास। तो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई सेल में ज़रूर कोई मसला चल रहा है, इसलिए इसके पास MHC प्रोटीन नहीं है, किसी माइक्रोब ने इसको पकड़ा हुआ है, तो ये पकड़ के उस सेल को मार देंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा था कि वायरस इन्फेक्टेड सेल को तो मारती है, सर ट्यूमर सेल्स को भी मारते हैं। तो ट्यूमर सेल्स को कैसे रिकोगनाइज करते हैं, ट्यूमर सेल्स के ऊपर एक मीका प्रोटीन होती है जो कि नॉर्मल सेल्स के ऊपर नहीं होती। जब मीका इन्हें नजर आएगी तो ये पकड़ के ट्यूमर सेल्स को मार देंगे। तो ये हमारे पास हो गया जी नेचुरल किलर सेल। अब आपने ये टेबल देख लेना है नेचुरल किलर सेल्स वाला। यहाँ पे वो बता रहा है कि जो नेचुरल किलर सेल है ये लार्ज ग्रेन्यूलर लिम्फोसाइट्स हैं। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि ये लिम्फोसाइट्स है, लार्ज है और ग्रेन्यूलर है। इनमें टी सेल रिसेप्टर भी नहीं होते, इनमें CD3 प्रोटीन्स भी नहीं होती, IgM IgD कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इनकी डेवलपमेंट के लिए थाइमस भी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये CD3 प्रोटीन्स और ये टी सेल रिसेप्टर क्या चीज़ें हैं, ये हमने आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चाहे ये टेबल आप तब कर लेना, लेकिन अभी एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, नॉर्मल नंबर जो होते हैं, हाँ, जब हमारे पास इम्यूनो डेफिशिएंसी भी हो जाए तब भी नेचुरल किलर सेल के नंबर नॉर्मल ही रहते हैं। ये नहीं होता कि इम्यूनो डेफिशिएंसी में जब टी सेल का नंबर कम हो रहा है तो नेचुरल किलर के भी कम हो जाए, ऐसे नहीं होता। एक्सपोयर की वजह से इनकी एक्टिविटी इन्हांस भी नहीं होती। मतलब ये होता है ना कि जब एंटीजन के साथ किसी सेल का एक्सपोयर हो जाए तो फिर उसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। इनके केस में ऐसा नहीं होता, इनकी कोई मेमोरी भी नहीं होती। तो नेचुरल इनको क्यों कहें, ना इनकी मेमोरी है, ना इनका नंबर इन्हांस हो रहा है, ना ही इम्यूनो डेफिशिएंसी में कम हो रहा है, ना इनके पास कोई रिसेप्टर है, ना ही थाइमस चाहिए इनकी डेवलपमेंट के लिए। अब आ जाओ जी फंक्शन पर। फंक्शन का क्या, वायरस इन्फेक्टेड सेल को मारती है। पता कैसे चलता है कि सेल को वायरस ने अटैक कर दिया, क्योंकि उसमें MHC1 प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी तो नहीं कहेंगे, लैक, मौजूद ही नहीं होती वो। अच्छा, उसके बाद हम वायरस इन्फेक्टेड सेल को ये और कैंसर सेल को भी मारते हैं। मारते किस तरह से, परफोरिन यूज़ करते हैं, यानी पोर्स बनवा देते हैं उनके अंदर, ठीक है। और इनकी किलिंग जो है बड़ी नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक क्यों, क्योंकि इन्हें ये नहीं होता कि MHC1 आके मुझे एंटीजन प्रेजेंट करे, MHC2 आके प्रेजेंट करे, नहीं, बस इन्होंने डिटेक्ट किया और मार दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये गैमा इंटरफ्यूरॉन भी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि इनके दो फंक्शन है। एक तो इन्होंने हमारे पास कि ट्यूमर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल को मारना है, दूसरा